नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा है 2011 से 25 तक। तो हमने 2011 से 2014 तक कंप्लीट कर लिया और अब बारी है 2015। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? कौन सा कंट्री मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगता है? इसमें हाईलाइट है जॉर्डन। आंसर तो पता चल गया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि हम सिर्फ सॉल्व नहीं एनालिसिस भी करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सीरिया, इसका कोस्ट मेडिटेरेनियन सी से लगता है। लेबनान, ये पूरी तरह कोस्टल देश है। फिर इज़राइल, यहाँ पे एक इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न हिस्सा ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा है। और फिर इसी के नीचे है गाजा, इसका भी एक्सेस ओशियन तक है। एक और कंट्री है, दिस इज टर्की, इसका साउथर्न कोस्ट इस ओशियन से लगता है। ओके, अब देखते हैं कि जॉर्डन क्यों नहीं लगता है। तो जैसा आपको पता होगा कि जॉर्डन कंट्री एक लैंडलॉक्ड है। जॉर्डन की बॉर्डर, इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, सीरिया, इज़राइल एंड सऊदी अरेबिया से गिरी हुई है। एक मिनट, ये इन कंट्री से लगती है। जॉर्डन का सिर्फ एक छोटा सा आउटलेट है वो ओशियन के लिए, लेकिन वो मेडिटेरेनियन सी नहीं, वो रेड सी गल्फ ऑफ अकाबा में है, मेडिटेरेनियन सी में नहीं है। तो यूपीएससी के लिए याद रखने का तरीका जो है, एक ट्रिक है, लिस्ट आप याद कर सकते हो। ओके, लिस्ट से लेबनान, इज़राइल, जैसे सीरिया, टर्की, ये सब जो है एशियन कॉन्टिनेंट्स के जो अंदर ये जो 4 देश है वो मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं। सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट, नॉट अवर वर्ल्ड, ओनली एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि हर दिन लगभग एक जैसा होता है। सुबह साफ और चमकीली होती है, दोपहर तक गर्मी बढ़ती है, काले बादल बनते हैं और फिर बिजली की गरज के साथ बारिश होती है, पर बारिश जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये पैसेज जो है किस रीजन्स में होता है, ये पूछ रहा है। ओके, तो आइए इसका डीप एनालिसिस देखते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो ये पैसेज 4 बजे शाम के पास यहाँ पे बारिश होती है। इस फेनोमेनन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो इक्वेटोरियल रीजन्स 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ की खासियत है। इसके पीछे का जो प्रोसेस है आइए देखते हैं। मॉर्निंग में क्लियर सन रहता है। इंटेंस सोलर इंसुलेशन की वजह से ज़मीन और ओशियन तेज़ी से गर्म होते हैं। कन्वेक्शनल करंट, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। कन्वेक्शनल प्रोसेस, इस हवा में जो मॉइस्चर नमी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मॉइस्चर, कन्वेक्शनल करंट। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन आइए देखते हैं कैसे होता है। दोपहर तक ये हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो काले घने बादल यहाँ पे बनाती है। उसके बाद कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, शाम के जो 3-4 बजे के आसपास बिजली और गरज के साथ तेज़ बारिश होती है। ये बारिश शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है पर काफ़ी इंटेंस होती है। और फिर शाम में बारिश के बाद स्काई जो है फिर से साफ़ हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज सवाना, यहाँ ड्राई और वेट सीजन होता है, रोज़ाना ऐसी बारिश यहाँ पे नहीं होती है। फिर नेक्स्ट इज मानसून, यहाँ बारिश सीजनल होती है, सीजनल के बेसिस पे, यहाँ पे कोई रोज़ाना नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन, ये विंटर्स में बारिश होती है यहाँ पे और गर्मियों में यहाँ पे ड्राई होती है। यूपीएससी प्रिपरेशन टिप में जो आप एक याद आपको होना चाहिए कि जब भी एग्ज़ाम में डेली रूटीन ऑफ रेन और आफ्टरनून थंडर शावर्स, जैसे ये
ये दो, ये जैसे कीवर्ड्स दिखे तो आंख बंद करके इक्वेटोरियल क्लाइमेट जैसे अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया के बारे में आप सोचो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेटोरियल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। In South Atlantic and South Eastern Pacific regions in tropical latitudes cyclone does not originate. What is the reason? क्या रीज़न है जो वहाँ पे साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होता? तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में साइक्लोन्स ना बनने के दो बड़े कारण होते हैं, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ सबसे प्राइमरी कारण पूछा। तो आइए यहाँ पे इसका प्राइमरी कारण देखते हैं। ओके, ITCZ सबसे जो मेन यहाँ पे होता है इसका प्राइमरी, वो है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तब बनता है जब ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, शिफ्ट होता है और वहाँ लो प्रेशर सिस्टम बनता है जो हवाओं को रोटेट करने के लिए जगह देता है। साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स में ITCZ कभी भी या यहाँ पे बहुत ही कम 5 डिग्री साउथ के नीचे मूव करता है। बिना ITCZ के साइक्लोन यहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, फिर सी सरफेस टेम्परेचर आप कह सकते हो ये सेकेंडरी रीज़न है। इन एरियाज़ में ठंडी ओशियन करेंट्स जैसे बेंगविलिया करेंट या पेरू या हम्बोल्ट जो करंट बहती है, जिस वजह से सी सरफेस टेम्परेचर अक्सर यहाँ पे 26.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, जो साइक्लोन के लिए यहाँ पे इनफ एनर्जी नहीं दे पाता। वर्टिकल विंड्स एयर, इन रीजन्स में अपर लेवल विंड्स और लोअर लेवल विंड्स के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, जो साइक्लोन के स्ट्रक्चर को बनने से पहले ही तोड़ देता है। अक्सर लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कोरियोलिस फोर्स में। एक सेकेंड गाइस, कुछ लोग ऑप्शन सी कोरियोलिस फोर्स को टिक कर देते हैं। याद रखें, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होता है, लेकिन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स 5 डिग्री टू 30 डिग्री में ये काफ़ी होता है साइक्लोन रोटेट करने के लिए। इसलिए 2 वीक जो है यहाँ पे वो कहना गलत होगा। असली जो दिक्कत होती है वो ITCZ और टेम्परेचर की है। तो आपको जो मेन याद रखना है, सबसे मेन ITCZ को ही कहते हैं साइक्लोन का बर्थ प्लेस। और याद रखना, साउथ अटलांटिक में ITCZ शिफ्ट नहीं होता प्लस कोल्ड करेंट्स, इसलिए वहाँ पे साइक्लोन्स नहीं बनते। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम ऑकर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। तो आइए देखते हैं क्या कह रही है। इसके पीछे का फिजिक्स बहुत सिंपल है, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो। ओके, सबसे पहले आपको समझना है कि पाइलिंग अप ऑफ वाटर क्या है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट दोनों ट्रेड विंड्स की वजह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहते हैं। इस वजह से ओशियन का वेस्टर्न साइड जो है जैसे इंडोनेशिया हो गया एंड जो ब्राज़ील जैसे देश के पास पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, पाइलिंग अप हो जाता है। उसके बाद समझना कि ग्रेविटी और स्लोप क्या होता है। तो जब वेस्टर्न साइड पर पानी जमा हो जाता है तो एक ग्रेडियंट या स्लोप बन जाता है। ग्रेविटी की वजह से वो पानी वापस नीचे ईस्ट की तरफ गिरने की कोशिश करता है। फिर द काउंटर फ्लो, ये वापस बहने वाला पानी ही इक्वेटोरियल काउंटर करंट बनता है। ये तभी संभव है जब नॉर्थ और साउथ करंट्स अक्सर जो है कन्वर्ज होते हैं और बीच में एक डोलड्रम्स या शांत एरिया ITCZ होता है, जहां अपोजिट डायरेक्शन में बहने के लिए जगह मिलती है। आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट अर्थ को वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से हवाएं और करंट्स अक्सर वेस्ट की तरफ पीछे जो है वो पीछे छूट जाते हैं। कोरियोलिस फोर्स
तो अर्थ की रोटेशन डायरेक्ट ईस्टवर्ड फ्लो का कारण नहीं बल्कि वेस्टवर्ड फ्लो इक्वेटोरियल करंट्स का मेन रीज़न होता है। इक्वेटोरियल करंट्स का मेन रीज़न है। ओके, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज़ सैलिनिटी ऑफ वाटर। सैलिनिटी जो है वो डेंसिटी बदलती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फ्लो का प्राइमरी इंजन नहीं है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। ये सिर्फ एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है ताकि करंट को रुकावट ना मिले, लेकिन ये फ्लो का कारण जो वो कॉज नहीं है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो आइए इसका रिवीजन देखते हैं। जो इक्वेटोरियल करंट्स बहते हैं वो ईस्ट से वेस्ट ट्रेंड विंड्स की वजह से। काउंटर करंट बहता है वो वेस्ट टू ईस्ट पानी के ढेर को बैलेंस करने के लिए। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, इस वजह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। टाइड्स ऑकर इन दी ओशियंस एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग्स। ओशियन और सीज में टाइड्स किन कारणों से आते हैं, तो चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टाइड आने के लिए जो है वो 3 फोर्सेस का कॉम्प्लेक्स बैलेंस काम करता है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी मून। जैसे जो चांद जो है अर्थ के बहुत पास है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा असर डालता है। ये ओशियन के पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिसे बल्ज बनता है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। हालांकि सन बहुत बड़ा है, लेकिन वो मून की तुलना में बहुत ही कंपेयर करें तो उससे बहुत दूर है, इसलिए इसका असर मून के प्रभाव का लगभग आधा होता है। पर ये टाइड्स की इंटेंसिटी स्प्रिंग और नीप टाइड्स को जो है वो ज़रूर बदलता है, तो इस वजह से हमारा 1 भी सही है और 2 तो सही है ही। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रहा है, रोटेशन। इस रोटेशन की वजह से एक बाहर की तरफ ढकेलने वाली फोर्स पैदा होती है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। जब मून एक तरफ से पानी खींचता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट साइड पर एक दूसरे से बल्ज बनाती है, ताकि बैलेंस जो है वहाँ पे बना रहे, तो इस वजह से ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो की मैकेनिज्म है वो मून साइड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हाई टाइड आता है, अपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूसरा हाई टाइड आता है, और इन बिटवीन दोनों बल्जेस के बीच वाले एरिया में वो लो टाइड होता है। तो यूपीएससी में जो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखिए कि टाइड सिर्फ खींचने अट्रैक्शन से नहीं आते, बल्कि अर्थ के घूमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी आते हैं। अगर ऑप्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हो तो आंसर अधूरा माना जाएगा, तो इस वजह से ये हमारा तीनों सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGC जो 6 कंट्रीज 6 देशों का एक इनिशिएटिव है, उनमें से कौन सा देश इसका पार्टिसिपेट नहीं है, नॉट। तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGC साल 2000 में लॉन्च किया गया था। तो एक मिनट, हाँ, इसका नाम 2 बड़ी रिवर्स पर रखा गया था। एक जो भारत से लिया गया था वो गंगा, और साउथ ईस्ट एशिया से लिया गया था वो मेकोंग, इस वजह से इसका नाम पड़ा मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन से 6 कंट्री शामिल है, तो पता खुद चल जाएगा कि इसमें से इसका आंसर कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें जो शामिल है वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इंडिया जो गंगा की देश है, नेक्स्ट इज थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया, वियतनाम एंड म्यांमार, ये 6 कंट्री है। तो इसमें से हमारा एलिमिनेट हो गया एक बांग्लादेश एंड चाइना। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश और चाइना क्यों नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं चाइना की तरफ।
जो हालांकि मेकोंग नदी चाइना से ही निकलती है, जिसे वहाँ एक लैनसिंग भी कहा जाता है। लेकिन चाइना इस पार्टिकुलर ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो चाइना का एक अपना अलग इनिशिएटिव है, जिसे एक लैंकांग मेकोंग कोऑपरेशन LMC कहते हैं। और बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश गंगा बेसिन का हिस्सा तो है, लेकिन MGC का फोकस इंडिया और मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया इंडो चाइना रीजन के कनेक्टिविटी और कल्चरल कोऑपरेशन पर है, इसलिए बांग्लादेश इसमें नहीं आता है। तो इस वजह से हमारा हो जाएगा ओनली कौन कौन सा नहीं है, तो 1 और 3, तो ऑप्शन सी। और इसको जो याद रखने का एक ट्रिक है, तो आप याद रख सकते हो LIMC TV। L से लाओस, इंडिया, म्यांमार, कैम्बोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following pair of states of India indicates the easternmost and westernmost state? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन आइए इसका डीप एनालिसिस भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात होना चाहिए इसका। ये रहा। तो ईस्टर्न मोस्ट तो हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जो इंडिया का सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट, वहाँ पे एक केबितू नाम का जगह है, जो कि अंजौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। जो यहाँ पे एक याद रखने का है, जो सूरज की जो पहली किरण जो इंडिया में इसी स्टेट में पड़ती है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट आ जाता है हमारा गुजरात। यहाँ भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट एक गुहार मोती, दैट इज़ गुहार मोती, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। जो इसका लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। कन्फ्यूज़न क्यों होता है इसमें, तो पहले वो जानते हैं। जो ऑप्शन में भी था राजस्थान और गुजरात। अक्सर लोग राजस्थान को सबसे वेस्टर्न समझ लेते हैं, लेकिन गुजरात का जो कच्छ रीजन वो राजस्थान से भी ज़्यादा वो वेस्ट की तरफ निकला हुआ है। फिर एक और ऑप्शन था असम वर्सेस अरुणाचल। तो असम मैप में बड़ा दिखता है, आप देखोगे 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स का, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है ना, वो म्यांमार और चाइना के साथ लगभग 97 डिग्री ईस्ट तक जाता है, जो असम से काफ़ी आगे है। और इसमें जो आपको और फैक्ट्स याद रखने UPSC के पर्पज़ से, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा वो आता है, वेस्टर्न तो पता चल के आपको गुजरात का गुहार मोती और ईस्टर्न आंध्र प्रदेश का केबितू, लेकिन जो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वहाँ वो है इंदिरा कॉल, और जो कि है वो लद्दाख में। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड है, जो सिर्फ लैंड का भी बात हो रहा है, वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। लेकिन अगर पूरा देखा जाए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका आता है इंदिरा पॉइंट, और ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और टाइम डिफरेंस जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का वो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है ऑलमोस्ट 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा पेयर सही है वो देखना। ओके, फर्स्ट इज श्रीशैलम नलामला हिल्स। तो श्रीशैलम जो है वो आपको पता होगा वो आंध्र प्रदेश में है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा है। ये कृष्णा नदी के किनारे और नलामला हिल्स के घने जंगलों में स्थित है। तो ये पेयर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओमकारेश्वर सतमाला हिल्स। ओमकारेश्वर ये MP मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मदता पर्वत पर है। सतमाला हिल्स जो है वो आपको पड़ जाएगा वो नासिक में, महाराष्ट्र नासिक रीजन में। इनके बीच में जो है वो काफ़ी दूरी है, तो इस वजह से हमारा 2 जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज पुष्कर महादेव हिल्स।
तो पुष्कर जो है वो हमारा राजस्थान अजमेर के पास अरावली रेंज में स्थित है। और महादेव हिल्स जो है वो आपको पड़ता है एमपी मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज के हिस्सा में, जहाँ पचमढ़ी है। तो इस वजह से ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो आपको यूपीएससी के पर्पस से जो याद रखना, जब भी आप किसी फेमस मंदिर या साइट के बारे में पढ़ते हो तो हमेशा ये चेक करें कि वो किस, सबसे पहले तो वो किस रिवर के किनारे है और किस हिली रेंज में आते हैं। यूपीएससी ने ये पैटर्न 2014 और 2015 और अभी कुछ साल पहले 2021 में वो रिपीट किया, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन कौन सा है ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है। फर्स्ट इज देखते हैं इंद्रावती को। तो ये गोदावरी की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जो उड़ीसा से कालाहंडी से निकलती है और छत्तीसगढ़ से होते हुए ये बस्तर रीजन में बहती है। ये गोदावरी में लेफ्ट बैंक जो है ये लेफ्ट बैंक से आकर मिलती है। तो 2 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट इज प्रणहिता। तो ये गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना ड्रेनेज एरिया के हिसाब से। ये 3 नदियाँ जो वहाँ पे एक है वारधा, पेनगंगा एंड एक है वहाँ पे वेनगंगा के, ये तीनों के मिलने से बनते ये प्रणहिता। तो ये भी है, इस वजह से 2 और 3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। आइए देखते हैं बाकी गलत क्यों है। तो ये है वंशधारा। ये एक इंडिपेंडेंट रिवर है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बहती है। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है बल्कि सीधी बे ऑफ बंगाल महेंद्रगिरी हिल्स एक करके वहाँ पे जगह है, वहाँ पे गिरती है। तो आप इसको याद कर सकते हो, महेंद्रगिरी हिल्स के पास। ओके, नेक्स्ट इज पेन्नार। ये भी एक इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम है जो कर्नाटका नंदी हिल्स से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन के बीच में स्थित है। तो आइए देखते हैं गोदावरी रिवर्स का सब कौन कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है, एक धरना, पेनगंगा और वेनगंगा, वारदा, प्रणहिता और पेच, इंद्रावती और सबरी, ये सब लेफ्ट बैंक है गोदावरी की। और जो राइट बैंक है वो है प्रवरा, मूला, मंजरा और पेडावागु, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पेनिसुला रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज अक्सर कन्फ्यूज़न पैदा करती है। तो इससे बचने के लिए हमेशा आपको जो है नॉर्थ से साउथ जो नदी है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप जैसे लिख सकते, जो पता होना चाहिए, महानदी, फिर उसके बाद आता है वंशधरा, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार और फिर लास्ट में आता है कावेरी नदी। और ये वंशधरा और जो पेन्नार, ये दोनों इंडिपेंडेंट रिवर है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following regions of India has combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? ओके, तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अंडमान और जो निकोबार आइलैंड अपनी यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इन तीनों फॉरेस्ट से जो है आपको, एक मिनट, इधर इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑप्शन भी होना चाहिए। ये हाँ, ये है ना। ओके, तो बाकी ऑप्शन से जो फॉरेस्ट को वो सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आइलैंड होने की वजह से यहाँ काफ़ी बड़ा कोस्टलाइन और मार्सी एरियाज़ है जहाँ सेलिन वाटर जो खारा पानी है
सलीन वाटर में रहने वाले मैंग्रोव्स मिलते हैं। ये भारत के टोटल मैंग्रोव का एक बड़ा हिस्सा आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये रीजन इक्वेटर के काफ़ी पास है और यहाँ साल भर तेज बारिश हेवी रेनफॉल होती है। इस वजह से यहाँ घने ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है डिसीडियस फॉरेस्ट। आइलैंड के कुछ पार्ट्स में खासकर नॉर्थ अंडमान में जो है ऊपर का पार्ट मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, जो एक ड्राई सीजन के दौरान अपनी जो लीव्स पत्तियां गिरा देते हैं। तो आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। ओके, तो इधर है हमारा दैट इज़ साउथ वेस्ट बंगाल। यहाँ मैंग्रोव्स जो सुंदरबंस और डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स फॉरेस्ट की कमी है, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है और इधर क्या ऑप्शन है, हाँ साउदर्न सौराष्ट्र। ये रीजन ड्राई है, यहाँ स्क्रब और डिसीडियस फॉरेस्ट तो मिल जाएंगे, पर एवरग्रीन जो मिलना वो यहाँ पे भी मुश्किल है। और फिर नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ मैंग्रोव्स गोदावरी कृष्णा डेल्टा और डिसीडियस मिलते हैं, पर रेनफॉल एवरग्रीन के लिए यहाँ पे ये भी इनफ नहीं है। तो आपको यूपीएससी के हिसाब से जो आपको याद रखना है, जब भी किसी सवाल में आपको एवरग्रीन प्लस मैंग्रोव ये दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा जाए, तो हमेशा उन एरियाज़ को देखें जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। इट मीन्स जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो और ओशियन के पास हो, कोस्टल एरियाज। तो इसके सिर्फ 3 मेन रीजन्स है, वेस्टर्न घाट्स कुछ हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट, पर वहाँ मैंग्रोव नहीं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसलिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. Which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? Okay, तो आपको तो ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा, इट इज़ नमडफा नेशनल पार्क, जो अरुणाचल प्रदेश अपने यूनिक लोकेशन और बहुत ज़्यादा एलिवेशन ग्रेडियंट ऊंचाई में अंतर के लिए जाना जाता है। इसका जो एलिवेशन है वो लगभग 200 मीटर से 4,500 मीटर से ऊपर तक जाता है। और इसका जो क्लाइमेट वेरिएशन है, सबसे नीचे वाले हिस्सों में ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और थोड़ा इससे और ऊपर जाने पर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जिसमें पाइन और ओक जैसे फॉरेस्ट मिलते हैं। इससे भी आप ऊपर अल्पाइन वेजिटेशन मिलते हैं। सबसे ऊंची पीक्स पर हमेशा यहाँ पे बर्फ़ रहती है, जो इसका आर्टिक जैसा आपको एक माहौल देता है। तो आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। तो ये है हमारा कांगजेंगचोंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में। ये भी काफ़ी ऊंचा है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो बेस नमदफा के मुकाबले काफ़ी ऊंचा है, इसलिए यहाँ ट्रॉपिकल वेरिएशन उतना क्लियर नहीं मिल पाता जितना नमदफा में है। तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ नंदा देवी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। ये वेस्टर्न हिमालयज़ में है। यहाँ का जो बेस ही टेम्परेट है, वो ट्रॉपिक नहीं है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ न्योरा वैली नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। ये आपको वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। ये एक छोटा एरिया है और इसकी ऊंचाई आर्टिक लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस वजह से ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों, नमदफा नेशनल पार्क भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां तीनों तरह के आपको तो बिग कैट्स जैसे टाइगर, लियोपार्ड एंड स्नो लियोपार्ड मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम हर एक के लिए अलग हाइट पर सूट करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. In which of the states do tropical wet evergreen forest occur? तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ रेनफॉल यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा साल भर की बारिश, और यहाँ का जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, गर्म और ह्यूमिड मौसम
ओके, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ के लोअर एल्टीट्यूड्स, पहाड़ियों के नीचे वाले हिस्से में मानसून की वजह से बहुत भारी बारिश होती है। इस वजह से यहाँ घने एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, तो इस वजह से ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओके, मिज़ोरम देखते पहले। ओके, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन वेस्टर्न घाट्स और अंडमान के साथ एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। मिज़ोरम में भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा है और क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, इसलिए यहाँ ये फॉरेस्ट मिलते हैं, तो इस वजह से हमारा मिज़ोरम भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ठंडा पहाड़ी इलाका है। यहाँ का जो क्लाइमेट टेम्परेट है, यहाँ आपको ओक, डिओडर और भी जो है पाइन जैसे आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, ना कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जितनी गर्मी और ह्यूमिडिटी चाहिए वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट सिर्फ 3 मेन जगह पर मिलते हैं। एक तो वेस्टर्न घाट के आपको वेस्टर्न ढलान पे, जो आपको आ गया महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला वाले रीजन में। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में हमारा आ जाएगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जब भी ट्रॉपिकल वर्ड आए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयन स्टेट को तुरंत एलिमिनेट कर दे, क्योंकि वहाँ का जो बेस क्लाइमेट ही टेम्परेट कोल्ड है। तो 2 हमारा गलत हो जाएगा और 1 एंड 3, इस वजह से ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 2 स्टेट्समेंट शायद देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेस्टर्लीज दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में बहती है। नेक्स्ट ओके, उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और साउदर्न डिग्री 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ। ओके, तो स्टेटमेंट में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लिखा है, जो कि पूरी धरती का एक बहुत बड़ा गलत रेंज है। इसमें तो इक्वेटर और ट्रेड्स भी आ जाएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट टेक्निकली यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो सर्दियाँ विंटर्स में जो बारिश होती है उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये हवाएं मेडिटेरियन सी से उठती है और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, जो वेस्टर्लीज का ही एक हिस्सा है, इनके सहारे भारत तक पहुंचती है, इसलिए ये मॉइस्ट और जो ह्यूमिडिटी, नमी और एयर मासेस वेस्टर्लीज का ही पार्ट माने जाते हैं। दोस्तों, जो विंटर्स की ये बारिश नॉर्थ इंडिया के वो रबी क्रॉप्स, खासकर जो वहाँ पे वीट जैसे फसल के लिए गोल्ड मानी जाती है। यह बारिश तब होती है जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में शिफ्ट हो जाती है। तो पहला गलत और स्टेटमेंट 2 सही है, तो इस वजह से ऑप्शन बी ओनली 2। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेंट ट्री स्पेसीज। ओके, तो भारत में जो फॉरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है डिसिडियस फॉरेस्ट का है, जिन्हें मानसून फॉरेस्ट, जिसे मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया, एक तो मॉइस्ट एंड सेकेंड इज ड्राई। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ओके, इन फॉरेस्ट में जो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। टीक इस कैटेगरी का सबसे प्रमुख पेड़ है। इसके अलावा यहाँ पे आप साल, शीशम जैसे महुआ भी यहाँ मिलते हैं। ये मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फुटहिल्स और जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा इस वजह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ इबोनी, मोंगी और रोजवुड जैसे एवरग्रीन पेड़ मिलते हैं। टीक यहाँ डोमिनेंट नहीं हो पाता। जो यहाँ होता है वो आप
नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लिख सकते हो इवोनी, मोगनी और रोजवुड मिलते हैं, टीक नहीं मिलते, तो इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट। ये कम बारिश जो जैसे 70 सेंटीमीटर से कम वाले इलाके, यहाँ आपको बबूल जिसको अकाकिया और केर जैसे कांटेदार पेड़ मिलते हैं, यहाँ पे भी ठीक नहीं मिलते, तो इस वजह से ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेट फॉरेस्ट विथ ग्रासलैंड। ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे हिमालयज़ में मिलते हैं, जहाँ आपको पाइन, देवदार और सीडार जैसे पेड़ मिलते हैं, ठीक यहाँ पे भी नहीं मिलते, इस वजह से हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ओके सॉरी ये क्वेश्चन सॉरी इसमें ये रिपीट मिसप्रिंट हो गया, इसका अनुमान ये बार है। ओके हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वेस्ट द इम्पोर्ट ऑफ। ये मैंने पहले ही बताया था, ये तो सबसे आपको तो पता पहले कि ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता है। और आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टील बनाने के लिए दो सबसे ज़रूरी जो आपको रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं आयरन ओर एंड मेटलर्जिकल कोल, जिसे कोकिंग कोल भी कहते हैं। तो आयरन ओर, भारत के पास आयरन ओर के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, खासकर आपको वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे एरिया में मिलते हैं, इसलिए हमें इसे इंपोर्ट नहीं करते बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। कोकिंग कोल का क्राइसिस, तो स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस के लिए कोकिंग कोल चाहिए होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा और इम्प्योरिटीज़ कम होती है। भारत में जो कोयला मिलता है वो ज़्यादातर नॉन कोकिंग या लो ग्रेड कोल होता है, इसमें एस कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जो राख, इसलिए भारत को अपना काफ़ी ज़्यादा कुकिंग कोल, जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया हो गया या आप यूएसए, रसिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। सेल्ट पीटर और जो ये रॉक फॉस्फेट, इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स में होता है। स्टील इंडस्ट्री में इनका प्राइमरी रोल नहीं है। दोस्तों, रिसोर्सेस मैपिंग में ये याद रखिए कि आयरन ओर जो है वो भारत सरप्लस में है और कोकिंग कोल भारत डेफिसिट में है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट। एंड मैग्नीज एंड लाइमस्टोन भारत के पास सफिशिएंट मात्रा में है, तो इस वजह से हमारा हो जाएगा ये कोकिंग कोल, ऑप्शन सी। ओके, आई थिंक ये भी रिपीट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको देख के ही पता, जब भी नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया आए तो आप आंख बंद करके गैंगेटिक डॉल्फिन पे आप टिक कर सकते हो 100%। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन अ particular region of India, the local people train the roots of living tree into robust bridge across streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in, तो मेघालय का जो खासी और जैंतिया हिल्स है, ओके एक मिनट, खासी एंड जैंतिया हिल्स में रहने वाले लोग जो सदियों से ये अनोखा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो पेड़ के नाम है ये कुल मुख्य रूप से जो फिकस इलास्टिका जो रबर ट्री होता है, कह सकते हाँ, रबर ट्री की जो जड़ों से बनाए जाते हैं। इसका जो टेक्निक है, जब ये जड़ें छोटी होती है तो इन्हें बैम्बू या होलो ट्रंक के सहारे नदी के दूसरी तरफ गाइड किया जाता है। समय के साथ ये ज़्यादा ज़मीन में पकड़ बना लेती है और मजबूत हो जाती है। इसकी जो खासियत है, इन पुलों को एक सेकंड हाँ इनकी जो खासियत है, इन पुलों की सबसे बड़ी बात ये है कि ये कभी सड़ते नहीं हैं। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है पुल और भी मजबूत स्ट्रॉन्गर हो जाता है। आप काफ़ी देखे होंगे जो सड़ते वो वीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जैसे ही सड़ते वो और एक मजबूती उसको स्ट्रॉन्गेस्ट मिल जाती है। एक मजबूत पुल बनने में लगभग आपको जो है आपको 10 to 15 ईयर्स लगते हैं, और ये आपको मोर देन 50 साल 50 से भी ज़्यादा लोगों का वजन के साथ आप झेल सकता है। ये 50 लोग से भी ज़्यादा का एक बार में, और इसे यूनेस्को इन लिविंग
रूट ब्रिजेस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया है, टेंटेटिव लिस्ट में भी। ओके, तो दोस्तों यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछता है क्योंकि ये इंडिजिनियस नॉलेज और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का परफेक्ट एग्जांपल है। इन पुलों को लोकल भाषा में यहाँ पे जिंकिंग जिरी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 2015 के टोटल क्वेश्चन 17। हाँ, तो ये थे क्वेश्चन 17। आशा है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे इस सीरीज़ से अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरा ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल माना जाएगा। और आपको कहीं भी आपको डाउट हो या आपको लग रहा है ये इसमें से कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करो कि इसमें से आज का कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड था, कौन सा ट्रिकी आपको लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 के PYQs को लेके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।